साउंड ले रहा है? बताइएगा, मौलिक अधिकार जो है उसमें भी कल थोड़ा डिस्कस किए थे। मौलिक अधिकार में जो है जो किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 3 के अंतर्गत। किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार यानी भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। जो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हो जाएगा, ठीक है। आगे जिसमें बताना है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं, ये बताना है। हो सकता है जी। आगे बताइएगा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत तहत जा सकता है? 226। उच्च न्यायालय 226 और सुप्रीम कोर्ट की बात करें 32। अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जा सकता है, ठीक है। अगला बताइएगा, मूल संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। और आगे चल के जो है एक यानी एक हटा दिया गया था। कैवे संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है एक किस अधिकार को? तो संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से श्रेणी से हटाकर किसमें? तो कानूनी अधिकार यानी वैधानिक जी अनुच्छेद कितना के अंतर्गत? 300 के क के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें से पहले तो जब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत था तो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग था? आगे मुड़ते अनुच्छेद 19 के F में था और अनुच्छेद 31 में था। 19 का F हो जाएगा। चलिए 19 का हाँ, या फिर 31 में भी देता है, 31 का क के अकॉर्डिंग भी रखा गया था। अब इसमें से आपको बताना है कि आर्टिकल 19 के ए में क्या है यानी क में क्या है। तो 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगी यानी बोलने की आजादी हो जाएगी। और हम सभी को जो है तिरंगा यानी अपने घरों पे तिरंगा फहराने का अधिकार जो दिया गया था वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 19 के ए के ए यानी 19 के क के अकॉर्डिंग जो है तिरंगा सभी को फहराने का अधिकार दिया गया है। आगे बताइएगा, मौलिक अधिकारों को जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मांग की गई थी? कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे जो है 19 के ए में बताए थे, 19 के ए हो गया। बी में बताइए क्या है? ख में हाँ मतलब शांति पहले बोलने की आजादी है। दूसरा में है सभा बनाने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है। 19 के बी में। 19 के सी में फिर क्या हो जाएगा? तो संघ यानी कहने का मतलब पहले आप बोल सकते हैं तो अगर ऐसा लगा तो आप एक साथ जो है एकत्रित लोगों को एकत्रित हो सकते हैं। 19 के बी में जो है एकत्रित होने का जो है यानी एक जगह जो है आप एकत्रित हो सकते हैं। सी में यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? संघ या फिर सभा यानी संघ बनाने की जो है यानी एक पार्टी जैसे बोलते हैं या संस्था बोलते हैं का गठन करने का अधिकार है। और 19 के डी में क्या है? तो आवागमन यानी कहने का मतलब आप देश में जो है कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। यानी देश में कहीं भी आ जाने के लिए जो है आप स्वतंत्र है। किसके अकॉर्डिंग है? 19 का डी के अकॉर्डिंग। और 19 के ई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो आप कहीं भी यदि कहीं आवागमन करते हैं तो कोई ना कोई जगह अच्छा लग सकता है। और जो जगह अच्छा लगेगा तो हो सकता है वहां पे बसने की आपकी इच्छा करें तो आप वहां पे बस सकते हैं। तो 19 के ई में क्या हो जाएगा? बसने का अधिकार। अब जब कहीं पे आप बस सकते हैं तो आप कुछ ना कुछ वहां करिएगा तो कुछ ना कुछ संपत्ति का अर्जन करिएगा। तो संपत्ति का अधिकार जो था 19 का एफ में था, है नहीं की बात करते हैं, एफ में था। अब एफ में संपत्ति का अधिकार नहीं रहा तो जब संपत्ति हो गया तो अब उसके बाद अब जब संपत्ति का अधिकार जब कानूनी अधिकार बन गया फिर भी तो आपको जीने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इसीलिए 19 के जी में क्या हो जाएगा? जीविका यानी जीविकोपार्जन के लिए जो है व्यवसाय आप कर सकते हैं। समझे है कि नहीं? एक बार फिर से 19 का ए में बताइए क्या होगा? प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। यदि बोल सकते हैं कुशल है आप तो 19 के बी में क्या है? तो शांतिपूर्वक जो है सभा या फिर लोगों को जो है एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। 19 के सी में क्या हो जाएगा? संघ बनाने की स्वतंत्रता हो जाएगा। कहने का मतलब ये आप बोल सकते हैं तो लोगों को एक साथ एकत्रित भी कर सकते हैं। जब एकत्रित कर सकते हैं तो उसका एक अपना समूह भी बना सकते हैं तो समूह हो जाएगा 3 में यानी सी में। डी में जब समूह बना लिया है तो उसके बाद आपको इच्छा है कि आप जो समूह बनाया है उसका प्रचार प्रसार भी तो होना चाहिए। तो आप जगह जगह घूम के यानी देश में जो है घूम के प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कहने का मतलब देश में पूरे देश में आप आवागमन की जो है स्वतंत्रता 19 के डी में।
जब आवागमन कर रहे हैं तो हो सकता है कोई जगह आपको अच्छा लग जाए, तो 19 के ई में क्या होगा, वहां इच्छा होगा कि नहीं हम बस जाए, तो देश में कहीं भी बसने की आजादी जो है 19 के ई के अकॉर्डिंग है। और 19 का एफ में क्या है, जब बसिएगा तो आपको क्या, तो संपत्ति की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ संपत्ति अर्ज लीजिएगा ना, जब संपत्ति अर्जिएगा तो 19 के एफ में क्या होगा, संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। जब संपत्ति को हटा दिया गया तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए जीने के लिए, तो जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय आप कर सकते हैं 19 के जी के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया होगा सभी। अगला बताइएगा जी, इसी में जो है यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक होता है, जिसमें अनुच्छेद 12 में क्या है, एक बार फिर से बता दीजिएगा। राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा दिया गया है, जो किसके अकॉर्डिंग, मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग राज्य की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 12 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 13 में क्या है ये बताना। तो मौलिक अधिकारों को जो है अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है वो अनुच्छेद 13 में है, यानी मौलिक अधिकारों को कम करने की जो विधि जो है वो संसद कर सकती है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 13 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो होता है किसी समता या समानता का अधिकार होता है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समता या फिर समानता का अधिकार होता है, जिसमें अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता या फिर विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार है, जिसमें ये भी कल भी बताए थे कि विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है ब्रिटेन की संविधान से, और संरक्षण का अधिकार जो है अमेरिका की संविधान से लिया गया है। क्या आर्टिकल 12 में जो है मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग जो है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12 में। आगे जो है अनुच्छेद 15 में बताइएगा क्या होगा, तो वो जाति, धर्म, लिंग के आदि के आधार पे जो भेदभाव जो होता है वो आर्टिकल कितना के अकॉर्डिंग है, 15 के अकॉर्डिंग है। कल एक क्वेश्चन बताए थे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात, अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंको एंथोनी हो जाएंगे, फ्रैंको एंथोनी हो जाएंगे, ठीक है, एकाएक माइंड में अभी आ गया, ठीक है, फ्रैंको एंथोनी। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंको एंथोनी, जो कि किसके द्वारा इन्हें मनोनीत किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है मनोनीत किया गया था, ठीक है। चलिए 15 हो गया। अनुच्छेद 16 में बताइए क्या है, तो हाँ, लोक नियोजन में जो है अवसर की समानता, यानी अवसर की जो है समानता का अधिकार जो है कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 17 बताइएगा, अस्पृश्यता का अंत होता है, यानी छुआछूत जो है किसके अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 18 बताइए क्या हो जाएगा, तो उपाधियों का अंत। इसे दूसरे भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार या फिर अन्य कोई कई पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिलते हैं, ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मिलता है, तो अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग मिलता है। अगला अनुच्छेद 19 बता दीजिएगा, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, नहीं 19 ये जो है, हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। जो अनुच्छेद 19 में अभी सभी को एक बार कर ही दिए, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। पहले क्या है कि 19 के ए में हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता, यानी आपको यदि बोलने आएगा तो आप क्या करिएगा, कहीं ना कहीं जो है शांतिपूर्वक जो है, क्या बोलते हैं, शांतिपूर्वक सभा नहीं, शांतिपूर्वक बैठक कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, यानी सभी लोगों को एकत्रित कर सकते हैं शांतिपूर्वक। वो 19 का बी हो जाएगा। जब एकत्र कर लिए, आपके पास आदमी है तो आप सभा बना सकते हैं, यानी संघ बना सकते हैं, तो सी हो जाएगा। जब आप संघ बना लिए तो लोगों तक ये बात पता चलना चाहिए कि आप किसी संघ को चला रहे हैं, तो आप देश के कोने कोने में जो है आवागमन करिएगा, मतलब प्रचार प्रसार, तो 19 का डी हो जाएगा, यानी देश में आवागमन की स्वतंत्रता 19 के डी के अकॉर्डिंग। जब आवागमन कर रहे हैं तो कोई जगह ऐसा लगे जहां आपको रहने का इच्छा हो, यानी बसने का इच्छा हो, तो देश के किसी भी कोने में आप बस सकते हो, वो 19 का ई में। जब वहां बसे हैं तो कुछ ना कुछ आप रहने के बाद कुछ ना कुछ संपत्ति बन ही जाएगा, तो संपत्ति का अधिकार 19 का एफ में, जो कि अब क्या है वर्तमान में, कानूनी अधिकार, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 300 के के अकॉर्डिंग, जो किस भाग के अकॉर्डिंग, तो भाग 12 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अनुच्छेद भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदाएं, तो संपत्ति वाला कहां चला जाएगा, भाग 12 में। आगे बताइए 19 का एफ में फिर हो गया संपत्ति। एफ के बाद क्या है, जब आपको संपत्ति का कानूनी अधिकार रहेगा तो कुछ न कुछ संपत्ति चाहिए जिसके कम से कम आपका जीविका पार्जन हो, तो जी फॉर जीविका पार्जन, जी फॉर जी, यानी 19 के जी में क्या है, जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, याद हो गया होगा, हम समझते हैं ये, इससे आसान तरीका नहीं है कोई याद करने का, करवाने का। आगे जो है, आगे इसमें 19 हो गया। 19 के बाद अनुच्छेद 20 है, तो अनुच्छेद 20 में क्या है,
में अगर कोई अपराध करता दो सिद्धि में सुन लीजिए, दोष सिद्धि का अधिकार है, यानी अपराध के मामले में जो है दोष सिद्धि से संरक्षण मिलता है, वो अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग है। और अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग ही जो है निजता का अधिकार, जिसे प्राइवेसी का अधिकार भी कहा जाता है, यानी निजता का अधिकार किससे है, अनुच्छेद 21 से है। एक अनुच्छेद ये पूछा गया था कि स्वच्छ वायु लेने का जो अधिकार है मनुष्य को, वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग प्रदान होता है, तो अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग ही प्रदान होता है। ठीक है, और अपने मनपसंद की लड़की से शादी करने की बात हम समझ रहे हैं, ठीक है, वो भी अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग भी होता है। और अनुच्छेद 21 के क में क्या है ये बताना है। ये बच्चों 6 से लेकर 14 तो तक शिक्षा का अधिकार है, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग दिया गया था, जो किस अनुच्छेद में संशोधन करके, तो अनुच्छेद 45 में संशोधन करके जो है अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 45 में फिर क्या दिया गया, तो अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा अनिवार्य किया गया था, जिसे हम लोग आंगनवाड़ी कहते हैं, यानी गांव में आंगनवाड़ी जो चल रहा है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, वो अनुच्छेद 45 में संशोधन करके अनुच्छेद 21 के क के तहत जो है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसके साथ साथ जो है अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 देखिए ठीक है, कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी से संरक्षण जो प्रदान किया जाता है, गिरफ्तारी से संरक्षण जो मिलता है वो अनुच्छेद 22 में। 20 और 22 में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 20 की यदि बात करें तो अनुच्छेद 20 में पहले क्या होगा, क्राइम करेगा, सीधा समझना है, पहले क्राइम करेगा ना, फिर ना गिरफ्तार होगा। तो क्राइम से रिलेटेड यदि हम बात करें, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि, यानी जब तक दोष सिद्धि नहीं होगा तब तक उसे गिरफ्तार नहीं होगा। तो अपराधों से दोष सिद्धि का जो अधिकार वो जो है अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग है। और 22 में क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी से निरोध, यानी गिरफ्तारी निरोध जो है, यानी गिरफ्तार करने के बाद जो क्या क्या कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर किसी न किसी न्यायालय में पेश करना होगा, और अपने आप मन पसंद के जो है वकील से सलाह मशवरा ले सकते हैं, जिसे निवारक निरोध भी कहा जाता है, इसी अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है जी, बताइएगा, ये जो है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिल सकता है, मिलेगी, ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा, वो अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग है। और इसके साथ साथ क्या है, वो सजा उसी समय का मिलेगा जिस समय वो क्राइम किया था, न कि बाद में यदि सजा बदल जाती है तो बदलना नहीं है वो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन है, जैसे कोई अपराध कर दिया, उसके बाद उसको सजा मिल चुका है, फिर कोई दूसरा अपराध है उसका सजा भी मिलेगा, तो दोनों जो भी मिलेगा कि उसी में रहेगा? देखिए, अगर दोनों आप कहते हैं यही होता है, नहीं, तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन यदि आता है कि एक क्राइम कर दिया है, उसको सजा मिल चुका है, दूसरा क्राइम भी कर दिया है, तो देखिए आखिर केस तो चलेगा कोर्ट में ही ना, कोर्ट में चलेगा। वो वकील, यानी कहने का मतलब जज के जो है विचाराधीन रहा जाता है, और जज के मतलब क्या बोलते हैं, विवेकपूर्ण, यानी विवेक पे डिपेंड करता है वो कि जोड़ के दिया जाए, या फिर होता है क्या कि ऐसा अगर 20 साल यदि किसी को मर्डर कर दिया है, एक मर्डर कर दिया, इसका मतलब क्या 20 साल उसको सजा हो गया है, फिर दूसरा एक और मर्डर कर दिया, क्या 40 साल थोड़ी ना मिलेगा, एक ही सजा रहेगा। उसी में क्या होता है, उसके स्थिति को जो है बदल दिया जाता है, यानी जैसे अगर आसान कारावास रहता है उसे कठोर कारावास हो, या फिर जैसे हो उसमें परिवर्तन किया जाता है, जो कि जज के अकॉर्डिंग होता है वो। ठीक है, समझे, इसीलिए कहता है जो एक मर्डर कर ही दिए, चलो 10 को करेंगे तो ये एक बार फांसी न होगा, क्या होगा, समझ रहे हैं। अब एक बार कहने का तो एक मर्डर के लिए फांसी, दूसरा मर्डर करेगा दोबारा फांसी, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। वो जो होता है एक्चुअली, अगर वैसा केस रहता है तो चलो नॉर्मली सजा मिल जाता है, बाहर निकल जाता है, फिर यदि दूसरा केस के मामले आता है फिर से उसे सजा होता है। ऐसे देखना करते हैं, जो क्राइम करता है वो तो ऐसे ही जेल जाता है, आता है। ठीक है, तो सजा ऐसे ही बढ़ते रहता है, और ये केस जो है जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक समझिए जो है केस चलते रहता है, कभी फाइनल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे, इसी में था जो है किसी भी व्यक्ति को
स्वयं के विरुद्ध जो है न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? वो भी 20 के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब जो है अगर कोई व्यक्ति वहां पे नहीं था, अगर आप खुद देखे हैं तो उसके लिए आप खुद गवाह बन सकते हैं, इसके लिए बाध्य नहीं दिया जाएगा, नहीं किसी दूसरे को देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आप खुद गवाह बन सकते हैं। आगे बताएगा, और अनुच्छेद ये जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है किसी व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना, ये अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, निवारक निरोध अधिनियम जो है कब आया था? 1950 में, जो कि भारत की संसद के द्वारा जो है, संसद में जो है पहला निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? 1950 क्या 26 फरवरी 1950, बिल्कुल सही होगा। पहला निवारक निरोध अधिनियम जो है संसद में 26 फरवरी 1950, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, 1 महीना बाद जो है पहला निवारक निरोध अधिनियम जो है संसद में पेश किया गया था, जो कि 26 फरवरी 1950 को। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्र विरोधी जो भी तत्व है उससे प्रतिरक्षा प्रदान किया जाए। इसका निवारक निरोध का अधिनियम का ये जो प्रस्ताव यानी उद्देश्य क्या था कि जो राष्ट्र विरोधी जो है तत्व जो है उनसे भारत की जो है प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा करने के लिए जो आया था, ये प्रतिकूल कार्य से रोकना था। आगे बताइएगा, पहला निवारक निरोध अधिनियम था, इसे कब समाप्त कर दिया गया था? कब समाप्त हो जाना था? 51 में समाप्त हो जाना था, लेकिन 71 में समाप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, 51 में इसे समाप्त हो जाना, डेट को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं। 51 में समाप्त हो जाना चाहिए था, बट हुआ कब था? 1971 में समाप्त हुआ था। बट डेट भी अगर मन में हो तो 1 अप्रैल को समाप्त हो जाना, 1 अप्रैल 1951 को समाप्त होना चाहिए था। और हुआ कब? तो 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया पहला निवारक निरोध अधिनियम। और दूसरा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो आया था, अधिनियम आया था, जिसे मीसा कहा जाता है, जो कब आया था? 1971 में आया था। यानी इस निवारक निरोध अधिनियम के जगह पे ही जो है क्या आया? मीसा। ये समाप्त हुआ, उसके बाद मीसा आ गया। ठीक है, और मीसा कब समाप्त हो गया? 1979 में ना, 1979 में समाप्त हो गया यह। आगे बताइएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 23 और 24 के दोनों के अकॉर्डिंग शोषण के विरुद्ध अधिकार ही है। और अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम, यानी बंधुआ मजदूर बोलते हैं। ठीक है, और बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब आया था? 1976 ना, 1976 हो जाएगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 होगा, सही। ठीक है, यानी मानव के दुर्व्यापार या फिर बलात् श्रम का जो है निषेध अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग था। और 23 और 24 में दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होता है, ये भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 24 में क्या है, अब एक बार बताइए। मतलब 14 वर्ष। तो देखिए, यानी बलात् श्रम का मतलब क्या होता है कि जो बलपूर्वक, जैसे सीधे सीधे समझिएगा, बलात् श्रम मतलब बलपूर्वक यदि किसी को काम करवा रहे हैं, सीधा अपने आम भाषा में समझिएगा, बलपूर्वक यदि किसी को काम, इसका मतलब जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, वो बलात् श्रम कहलाएगा। और इसी के अंतर्गत जो है देह व्यापार, श्रम मतलब काम करना होता है ना। ठीक है, तो बलात् श्रम का मतलब हुआ कि देह व्यापार, यानी किसी को बेच देते हैं, जैसे कि नहीं होता है किसी व्यक्ति को काम पे हम लगा दिए 5,000 का महीना पे, चलो अपना वो अपना काम करते रह गया, तो वो होता है बंधुआ मजदूर, यानी बांधा गया वो। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आता है बलात् श्रम। और बाल श्रम जो आता है, यानी बालकों को जो है फैक्ट्री में या कारखानों में काम करने के लिए जो प्रतिषेध है, वो अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग है। दोनों में देखिए हमेशा गलती होता रहा होगा, तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा, बलात् श्रम और बाल श्रम दोनों अलग अलग है। ठीक है, बलात् श्रम का मतलब बलपूर्वक जो काम करा यानी जबरदस्ती। और बाल श्रम की बात करें तो बाल श्रम यानी बालकों को जो है कारखाना में या फैक्ट्री में जो काम करने के लिए जो लगा देते हैं, जिसे बोला जाता है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता, जो 24 के अकॉर्डिंग है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग क्या है? मतलब कोई व्यक्ति कोई भी धर्म, मतलब कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति क्या है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र है, जो अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग क्या है? तो जो है धार्मिक, कहने का मतलब आप किसी धर्म को यदि मानते हैं तो उसका जो अपना पूजा पाठ होगा यानी धार्मिक कार्य जो होगा उसको आप करने के लिए स्वतंत्र है, यानी आप धार्मिक कार्य को करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। 27 में क्या है? 27 में कर नहीं लगेगा, धार्मिक जो होगा उस पर कर नहीं लगेगा।
टैक्स फ्री रहेगा। विशेष धर्म देखिए आम भाषा में समझिएगा, यदि किसी धर्म विशेष के लिए, जैसे आप कोई समझिए, हाँ चंदा जैसे वसूलते हैं, समझिए जैसे अष्टजाम करते हैं या कोई यज्ञ होता है, लोग चंदा वसूलता है, तब सरकार कहे नहीं उसमें भी टैक्स, तो वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, यानी टैक्स यानी चंदा जो वसूल करे यानी धार्मिक कार्यों के लिए, तो क्या होगा टैक्स फ्री किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, 27 के अकॉर्डिंग। और 28 में क्या होगा, मतलब किसी भी संस्था में धार्मिक आने का मतलब होता है किसी भी शिक्षण संस्थान में, ठीक है, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा वही है, किसी भी धर्म विशेष पर जो है शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ये समझ सकते हैं, किसी भी धार्मिक जो मतलब किसी भी शिक्षण संस्थान में जो है धर्म विशेष पर शिक्षा नहीं दे सकते हैं कि नहीं हिंदू को तुम मानो, या इससे रिलेटेड जो है शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग, 28, यानी 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 अनुच्छेद है, चारों एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 25 में क्या है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। इसके बाद क्या है कि फिर 26 में क्या है, तो हाँ मतलब धार्मिक कार्य कर सकते हैं, आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं। और 25 के अंतर्गत है किसी भी धर्म को मान सकते हैं या फिर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो 25 में अंतर्गत आता है। 26 में क्या है, पूजा पाठ कर सकते हैं यानी धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। 26 हो गया। 27 में क्या हो जाएगा, तो चंदा ले सकते हैं और वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है। 28 में क्या होगा, तो किसी भी शिक्षण संस्थानों में जो है धर्म विशेष शिक्षा नहीं दिया जाएगा। 28 हो गया, क्लियर हो गया होगा ये। चलिए आगे 29 और 30 है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 में है। अनुच्छेद 29 में क्या है ये बताना है, वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। और अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने लिए शिक्षण संस्थानों का जो है स्थापना कर सकता है, वो अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। दोनों ये क्लियर हो रहा होगा। और 31 जो है खत्म ही है। ठीक है, चलिए आगे अनुच्छेद 32 को सभी लोग को पता ही होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे BR अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, और बताइए अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट कुल कितने प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जिसमें पहला की बात करते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो जाएगा परमादेश, और तीसरा की बात करें तो प्रतिषेध लेख हो जाएगा, प्रतिषेध लेख हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इंग्लिश में भी सुन लीजिएगा, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्ष कहीं पे इंग्लिश में ही लिख देता है हैबियस कॉर्पस, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है हैबियस कॉर्पस हो जाएगा। परमादेश बोले तो परमादेश का मैंडेमस बोला जाता है, मैंडेमस परमादेश होता है। और इसके साथ साथ जो है प्रतिषेध लेख होता है, इसे प्रोहिबिशन बोला जाता है। प्रोहिबिशन मतलब नहीं होता प्रतिषेध करना, प्रोहिबिट करना, रोकना होता है। ठीक है, और उत्प्रेषण का जो होता है इंग्लिश में होता है सर्टिरेरियो होता है, सर्टिरेरियो होता है, जो कि उत्प्रेषण होता है। और अधिकार परीक्षा को क्यू वारंट को कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है ना हम आसान भाषा में एक बार जो है 500 को इससे रिलेटेड पिछले बार मेंस में पूछा गया था 2446 वाले में, 2446 वाले में पूछा गया था कि किस स्थिति में कौन जारी किया जाता है, तो अपने भाषा में हम बता देंगे कल। ठीक है, उत्प्रेषण को कहा जाता है, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है उत्प्रेषण को ही जो है क्या कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति के लिए जो है मतलब हेल्पफुल और विरोधी, कहने का मतलब दोनों रूप से जो कार्य करता है वो उत्प्रेषण ही करता है। हाँ, क्योंकि उत्प्रेषण का ही काम यही होता है क्या कि अगर जैसे कोई व्यक्ति को जरूरत है कि नहीं, जो अगर केस यहाँ से नहीं फरिया रहा है तो उसको जरूरत है कि नहीं अगले न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, अगले न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए। और किसी किसी स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए क्या होता है कि डायरेक्ट कहता है कि नहीं हम यहाँ केस नहीं लेंगे, डायरेक्ट आपको हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा या फिर जिला न्यायालय ही जाइए, तो उस स्थिति में जो है वो उत्प्रेषण काम आता है। ठीक है, यानी केस को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने में। आगे बताइएगा मौलिक अधिकार में जो संशोधन हुआ था, इसके तहत जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब आया था, 1967 ना। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है ये 67 में 1967 में आया था, जो कि हाँ अनुच्छेद 368 को जो है मूल अधिकार को शामिल किया गया था। मतलब इसमें संशोधन नहीं कर सकते, मूल अधिकार संशोधन नहीं कर सकते। देखिए इसमें दिया गया था कि गोलकनाथ बनाम, सुन लीजिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, और इसमें क्या कहा गया था कि जो इसके तहत जो निर्णय दिया गया, पूर्व में दिए गए निर्णयों पर यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। यानी इसी में जो है अनुच्छेद 368 को और एवं जो है मूल अधिकार को शामिल किया गया था। किस बाद में, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब, तो 1967 में। ये सब सीधा पूछ देता है गोलकनाथ बनाम
कि कौन से राज्य में ये विवाद था, तो पंजाब राज्य हो जाएगा। कब आया था? 1967 में। आगे है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद जो आया था 1967 में, इसके तहत क्या प्रतिक्रिया दिया? इसके तहत प्रतिक्रिया यही दिया कि जो है मूल अधिकारों में संशोधन पर जो है रोक लगा दिया था, कि मूल अधिकारों में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है, रोक लगा दिया। अर्थात संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी मूल अधिकारों में रोक लगा, इसी की प्रतिक्रिया पे था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के आधार पे ही दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन नहीं कर सकता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। देखिए बार बार इसलिए बोल रहे हैं, ये सभी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, हर किसी के लिए है। ऐसा मत समझिएगा कि एक बार दो बार करिएगा हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा। आप पढ़िए ना, अभी तो शुरू किए हैं, ठीक है। आगे है फिर 24वां संविधान संशोधन जो आया था, यह भी मौलिक अधिकारों से संबंधित था और यही प्रश्न पिछले बार असाइनमेंट्स में पूछा हुआ था, ठीक है। और सभी लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 टिक करके आए थे, 42 से मारे थे ना तब। लेकिन 24वां ये मौलिक अधिकारों पूछा गया था उसमें कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है क्या संविधान संशोधन था, ठीक है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में कहीं पे मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी? कहीं नहीं किया गया था, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था ना, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ है। और इसके तहत ही जो है अनुच्छेद 13 जो हम बताए थे कि संविधान को जो है ये जो है संसद जो है अल्पीकरण यानी मौलिक अधिकारों में अल्पीकरण वाले विधियां बताए थे ना, इसी 24वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 368 में क्या है सभी लोग को पता होगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया ही होता है, ठीक है। और उसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया में कहा गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं करना है, लेकिन अनुच्छेद 13 में संशोधन कर दिया गया था कि संसद में कुछ बदलाव किया गया था, जिसके कारण इंपोर्टेंट हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971। देखिए जो पूछा गया है कभी ना कभी रिपीट भी हो सकता है, नहीं तो इससे रिलेटेड पॉइंट जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। आगे जो है फिर 42वां जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था? 1973 आया था, ठीक है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो आया था 1973 में, इसके तहत जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो था 1967 था, उसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। पूछा जाता है कि जो है केशवानंद भारती बनाम जो है केरल जो 1973 में आया था, तो या फिर उल्टा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य इसे कब निरस्त किया गया था? 1973 में। किसके बाद पे? तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद पे। आगे एक आया है मिनर्वा मिल्स बनाम जो है क्या 24 में तो ये भी ना हुआ था कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक उसको जो है मानना पड़ेगा। नहीं वो 42वें संविधान संशोधन के तहत था कि राष्ट्रपति को जो कोई भी विधेयक या कोई भी बिल है उस पर सहमति, सुन लीजिए पहले, उस पर सहमति देना पड़ेगा। वो सुन लीजिए ना पहले, हम बता रहे हैं। हाँ, मौलिक अधिकार से रिलेटेड 24वां है। 42वां की बात करते हैं, 42वां संविधान संशोधन में था 76 में, इंदिरा गांधी का सरकार था। बताते हैं पहले, बढ़िया से कहानी के टर्म में समझ लीजिएगा। और इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी मनमानी करने लग गए थे। मनमानी करने की बात आप सभी समझ सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष भी करने की बात इसी में था, ठीक है। और इसी कारण से और क्या कर दिया कि राष्ट्रपति को जो है किसी भी विधेयक पर मंजूरी देने के लिए जो है बाध्य कर दिया गया था, लेकिन जो बाध्य नहीं करना चाहिए था कि राष्ट्रपति अपने विवेक के प्रति जो है अगर सही है तो सही, या नहीं है तो नहीं, गलत है। लेकिन यदि उसमें मंत्रिमंडल से यदि पास करके दिया गया तो राष्ट्रपति को साइन करना यानी सहमति देना अनिवार्य था। इसी चीज को आगे चल के जो 1976 में इंदिरा गांधी का सरकार गिरा था, 77 में सरकार गिरा था, जो पहली बार जो है मोरारजी देसाई का जो जनता यानी गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी का सरकार बना था, जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे 1977 में। और 1977-78 में ही जो आप सभी को पता होगा कि भारत रत्न पुरस्कार को बंद भी कर दिया गया था एक बार, ठीक है। और फिर से इंदिरा गांधी का सरकार 1980 में बना था, तो फिर से भारत रत्न पुरस्कार को जो है शुरुआत कर दिया गया था। और पहली बार 1980 में किसको भारत रत्न मिला था? ठीक है, मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था और 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 9 से नोबेल और 79 में लास्ट में 9 आता है, इसे ध्यान रखिएगा। मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला था? 79 में। भारत रत्न कब मिला था? 80 में। इसी तरह से एक अमर्त्य सेन है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि अमर्त्य सेन को भी जो है नोबेल और भारत रत्न पुरस्कार एक ही साल के अंदर में मिला है। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार की यदि बात करें तो 1998 में मिला है, भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो 1999 में मिला है अमर्त्य सेन को, ठीक है।
अमर्त्य सेन को भारत रत्न 99 में और नोबेल 98 में। गोपीनाथ बारडोली को भी मिला 1999। देखिए वैसे बहुत लोग हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, उतना माइंड में सारा चीज जरूरत नहीं कि रहेगा ही, ठीक है, जो रहता है वो बताते हैं। बाकी कंफ्यूज क्या बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे? राष्ट्रपति का मतलब सम्मति देना अनिवार्य है। मौलिक अधिकार से संबंध अगर संसद कानून बना देती है जी, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो मानने के लिए बाध्य होगा कि नहीं? बाध्यकारी वाला होगा। देखिए वो पहले बाध्यकारी वाला होगा, यदि बाध्य कर दिया, पहले सुन लीजिए, हम बताते हैं आपको, नहीं हम बताते हैं कि अगर बाध्य वाला यदि बात आएगा तो वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि उसी में बाध्य किया गया था। हम आपको बता रहे हैं ना, ये कहानी के टर्म में ये ध्यान है, आप एक बार देख लीजिए, बढ़िया। संविधान संशोधन आगे होगा ही, आगे हम बता रहे हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो 24वां संविधान संशोधन 1971 करिएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ आया था कब? 1980 में आया था। मिनर्वा मिल्स बनाम जो है भारत संघ आया था ये 1980 में, और इसके आधार पे जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था, ये भी समझ लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो व्यवस्था किया गया था, और व्यवस्था इसमें क्या किया गया था जो है अनुच्छेद 368 में जो है खंड 4 और 5 जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन की बात होती है, इसमें भाग ये खंड 4 और 5 जोड़ा गया था, ठीक है, जो कि संशोधन की किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, इसके लिए जोड़ा गया था। इस व्यवस्था को जो है मिनर्वा मिल्स बनाम जो है ये कब आया था? 1980 में आया था, भारत संघ आया था 1980 में, इसके तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। यानी एक मिनट रुकिए, देख लेते हैं, कुछ है लेकिन उसमें है राष्ट्रपति वाला कुछ। एक मिनट, नहीं 42 में कहा कि नोट में देखा गया, 42 में उसको क्या क्या कहा कि बाध्यकारी होगा, और उसमें 44वां में छोड़ दिया गया। बाध्यकारी कर दिया तो 42 में 44 में जाके नहीं लौटा भी सकता है। इसमें ऐसा 42वां में तो ऐसा बात कुछ लिखले नहीं है, 42वां में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है वो, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको हम देख लेंगे, बढ़िया से कंफर्म करके बता देंगे, परेशान नहीं होइए, ठीक है। क्या हुआ? हाँ 24वां में दिया हुआ है, हम देखे हुए थे 24वां में दिया हुआ है, बट 42वां में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो है 42वां में ही किया गया था कि जो राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। 44वां, हाँ क्या हुआ? हाँ तो 44वां में क्या वही ना, इस चीज को समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रपति लौटा सकता है, यानी विचार विमर्श के लिए भेज सकता है। इसे हम बताए ना, इसी मनमानी के कारण जो जितना उसमें लिखा हुआ 7-8 पॉइंट जो है, उस पॉइंट को एक भाषा में ही समझ लीजिए कि जितने भी इंदिरा गांधी जी का मनमानी जितना भी था, कि मतलब कहने का मतलब जो है कि एक प्रधानमंत्री पद ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो और सब दिन इन्हीं का सरकार चले, इसलिए ऐसा हुआ था जो सरकार गिरा था। अगर सही रहता तो सरकार नहीं गिरता, ठीक है। और उसी में लोकसभा की कार्यकाल को जो है 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था, और 5 वो क्या लोकसभा था, 6ठी लोकसभा था। सुनिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है उसे 1 वर्ष, सुन लीजिए, हाँ 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 साल कम कर दिया गया था, और 5वीं लोकसभा का काल 1 साल बढ़ा दिया गया था, ठीक है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया था, यानी जो पंचवर्षीय योजना को एक जगह कम किया गया, उधर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, ठीक है। क्या हुआ? 42वां, हाँ 42वां के तहत बढ़ाया गया था। 44वां के तहत फिर से जो है वही समाप्त कर दिया गया था कि 5 वर्ष ही कर दिया गया था लोकसभा का अवधि। अगला बताएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अब आगे आ जाता है, क्योंकि अनुच्छेद कहाँ से चलता है? 36 से लेके 51 तक चलता है। अनुच्छेद 36 में फिर क्या है? राज्य की परिभाषा। हाँ वही है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है राज्य की परिभाषा जो है, हाँ अनुच्छेद 36 के अकॉर्डिंग है। और अनुच्छेद 37 में क्या है वो बताना है।
अनुच्छेद 37 में देता है, वो आर्म्स एक्ट करके है, आर्म्स वाला कुछ है। अनुच्छेद 37 में देख लीजिएगा एक बार, आर्म्स करके है, इसमें लूसेंट में उसे नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है। आर्म्स करके नहीं होता है, जो आर्म्स एक्ट मतलब हथियार वगैरह जो संबंधित जो होता है, यानी सेना वगैरह से रिलेटेड जो है वो 37 में है, ठीक है। अनुच्छेद 38 में बताइएगा तो, यानी राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो कार्य करेगा, यानी अनुच्छेद 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा, अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 में बताइएगा, कल्याणकारी राज्य का 39 में वही है, आर्थिक न्याय प्रदान के लिए जो है, आर्थिक न्याय, यानी इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 में, और 39 में ही क ख ग में बांटा गया है, जो कि 39 के क में क्या है, वही है समान, हाँ समान विधिक सहायता या निःशुल्क विधिक सहायता जो है अनुच्छेद 39 के क के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ और बात लिखा हुआ है कि पुरुष एवं स्त्री को समान सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार 39 का क में ही दिया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को जो है सभी को जीविका प्राप्त करने के लिए जो पर्याप्त साधन का जो है अधिकार है 39 के क के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और धन का समान वितरण जो है 39 के ग के अकॉर्डिंग हो जाता है, 39 के ग में हो जाता है धन का समान वितरण। और समान कार्य का सब लूसेंट में अलग अलग दिया हुआ है, हम जान, ठीक है। अरे कोई दिक्कत, हम भी उस बात को भी तो बोले हैं, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन 39 के क में ही है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है 39 के क में ही है। और सभी क्या हुआ, सीधे 39, देखिए सीधे 39 में उसी के तहत है कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख दिया गया सीधे 39 में, ठीक है। इसमें हाँ अब नया लूसेंट है, लैंग्वेज चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले से याद रखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप छांट लीजिएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। और 39 के घ में क्या हो जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन, 39 के घ में हो जाएगा समान काम के लिए समान वेतन। 39 के ग बताए धन का समान वितरण हो जाएगा, ठीक है। 40 अनुच्छेद 40 बताइएगा, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 41 बता दीजिए, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है, कहने का मतलब कुछ दशाओं में मतलब समझिएगा जैसे कि वृद्धावस्था में जो होता है, अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो उसको भी काम करने का अधिकार है, ठीक है। कोई यदि कोई विकलांग है या कुछ है तो उसके लिए भी शिक्षा का अधिकार है। तो कुछ दशाओं में जो है काम शिक्षा पाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 42 में बताइएगा, तो अनुच्छेद 42 में क्या हो जाएगा, प्रसूति सहायता हो जाएगा अनुच्छेद 42 में, ठीक है। अनुच्छेद 43 में बता दीजिए, तो अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग हो जाएगा, कुटीर उद्योग का विकास जो है अनुच्छेद 43 में हो जाएगा। अनुच्छेद 44 बताइएगा, तो समान नागरिक संहिता हो जाएगा, यानी सिविल संहिता अनुच्छेद 44, एकमात्र राज्य गोवा हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 45 बता दीजिए, हाँ 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था 45 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 46 में बता दीजिए, हाँ तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष जो है, हाँ यानी संबंधित हितों की जो अभिवृद्धि किया गया है वो अनुच्छेद 46 के अकॉर्डिंग है। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष अभिवृद्धि, हाँ ठीक है। और इसी के साथ साथ 46 के बाद 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो है राज्य जो है पोषण के स्तर को जो यानी भोजन के स्तर को जो है बनाए रखेगा, यानी सही करके रखेगा, ये राज्य के पास अधिकार है, जो अनुच्छेद 47 के तहत। और इसी के तहत बिहार में शराबबंदी, ठीक है, अनुच्छेद 47 के तहत ही। अनुच्छेद 48 बता दीजिए, अनुच्छेद 48 में अब 48, 49, 48 का क, इस सब में बड़ी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 48 से बोले तो कृषि और पशुपालन हो जाएगा, और 48 का क में क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। कृषि पशुपालन के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण करना पड़ेगा 48 के क में। 49 बोले तो राष्ट्रीय महत्व के जो है जितने भी स्मारक है सभी को संरक्षण 49 में, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक को संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा,
अनुच्छेद 50 50-50 तो पता होगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण हो जाएगा अनुच्छेद 50 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 51 बता दीजिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौता या सुरक्षा हो जाएगा। और इसी के तहत विदेश नीति दिया होता है कहीं पर कि विदेश नीति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग हो जाएगा विदेश नीति। ठीक है, बताएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। क्या कथन, केटी शाह का कथन। ठीक है, प्रस्ताव पर भी कुछ बोला था। महात्मा पोस्ट डेटेड चेक बोले थे महात्मा गांधी। ठीक है, बताइएगा आप लोग बोले तो महात्मा गांधी का जो है किस आंदोलन के बाद जो बोले थे कि मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, सोच के बोलिएगा। बिल्कुल सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बोले थे कि मैं देश ये जो है कांग्रेस से बड़ा जो है देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। इसलिए बोले थे कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिए थे। सोचे अब कोई नहीं हो नेता रहेगा ना, फिर भी उसी स्थिति में बोले थे। देखिए एक पॉइंट याद करके रखिएगा ना, कीटोन करके वो आराम से रहेगा याद, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑपरेशन कौन सा था, पोलो के तहत जो है सभी जितने भी ऑपरेशन 0 आवर था, पोलो बोल रहे हैं, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेता थे सभी नेता को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस स्थिति में महात्मा गांधी को लगा कि कांग्रेस यदि नहीं भी रहेगा ना, फिर भी हम देश के बालू से भी जो है कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता, उसी में कहा था। बताइएगा राज्य का नीति सिद्धांत ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। इसका चर्चा जो है भाग 4 देख रहे हैं, भाग 4 में हो जाएगा। ठीक, मौलिक अधिकार भाग 3 में होगा। बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करवाने के लिए क्या न्यायालय जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़े, न्यायालय नहीं जा सकते इसको लागू कर, लेकिन मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा यह जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये समाज के भलाई के लिए है या बुराई के लिए है? ये राज्य के नीति सिद्धांत जो है समाज के भलाई के लिए है। ठीक है जी जी, भलाई के लिए है। और मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये समाज के अधिकार यानी समाज की भलाई के लिए होता है। आगे जो है राज्य का नीति सिद्धांत जो है ये सरकार को अधिकार को बढ़ाता है या घटाता है? सरकार के अधिकार को बढ़ाता है। और मौलिक अधिकार जो ये सरकार के अधिकार को घटाता है। इसलिए ना, क्योंकि सरकार चाहेगा तो आपके अधिकार को छीन भी सकता है ना, लेकिन नहीं छीन सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार जो है सरकार के अधिकार को घटाता है। ठीक है, यानी सरकार के महत्व को घटाता है। और राज्य का नीति सिद्धांत जो है सरकार के महत्व को यानी क्या जो है बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही आप जो पढ़ रहे हैं, राज्य का जो अधिकार है जो पोषण स्तर को बनाए रखे या निःशुल्क सहायता दे, निःशुल्क न्याय दे, ये क्या है? ये सभी जो है ये क्या है? तो भलाई के लिए ना, ये राज्य सरकार का पावर है ना ये। ठीक है, इसलिए जो है राज्य सरकार के अधिकारों को बढ़ाने का काम करता है। अगर राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं रहता तो क्या बिहार में नीतीश कुमार जी शराबबंदी कर लेते हैं? नहीं ना कर सकते, सीधा सोचने वाली बात है। अगर करता तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता, नहीं तो नहीं होता। तो ये समझ सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये राज्य सरकार के महत्व को जो है बढ़ाने का काम करता है। और मौलिक अधिकार जो होता है ये सरकार के महत्व को घटाने का काम करता है। ठीक है, सरकार के महत्व को घटाने का। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही लोगों को मिलेगी। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? जब तक राज्य सरकार लागू नहीं करेगा तब तक नहीं मिलेगा। लेकिन मौलिक अधिकार जो है वह जो है नागरिकों को जो है स्वतः प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार के लिए ठीक है वो जन्म से ही मिलता है मौलिक अधिकार, तो इसलिए मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त होता है। देखिए ये सब ऐसा पॉइंट है आपको क्वेश्चन बना के मिलता नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए जब 4 यानी स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बताइएगा मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद कितना के अकॉर्डिंग है? 51 का क हो जाएगा। और भाग 4 के क के अकॉर्डिंग जो है मौलिक कर्तव्य जो किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। इसमें बताना है कि मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? 0 था। जी बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य की संख्या मूल संविधान में 0 था। तो इसे कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितना जोड़ा गया था?
10 को बताता है किस समिति की सिफारिश? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अब ये बताना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कुल कितने मौलिक अधिकारों को जोड़ने की बात की गई थी? 8। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कुल कितने मौलिक अधिकारों की प्रस्ताव रखा गया था? तो मात्र 8 का प्रस्ताव रखा गया था। 2 बाद में जो है जिसमें जोड़ा जा रहा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, उस समय 10 जोड़ दिया गया था, ठीक है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 8 ही कर्तव्य था, ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया? जी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। आगे जो है भाग 5 होगा। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में पहले संघ न, संघ यानी केंद्र सरकार की बात करते हैं, यानी संघीय न्यायपालिका या संघीय कार्यपालिका भी लिखता है, ठीक है। आगे बताइएगा भाग 5 के अंतर्गत जो है स्टार्ट होता है अनुच्छेद कहां से? 52 से, और अनुच्छेद 52 से लेके कहां तक? 151 तक। इस बीच में जितना भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद है सभी को देखते हैं एक नजर, ठीक है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? तो संघ है तो भारत जो है यानी भारत के लिए जो है एक राष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति का पद किसके अकॉर्डिंग जो है? अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग। अब राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान। और इसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्र कार्यपालिका का वास्तविक लगेगा तो प्रधानमंत्री प्रधान हो जाएगा। अगर सीधे कार्यपालिका प्रधान तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग। और निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 56 में क्या हो जाएगा? कार्यकाल, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाएगा। और अनुच्छेद 56 के बाद अनुच्छेद 57 में क्या होगा? तो कार्यकाल हो गया, तब जब एक कार्यकाल खत्म होगा दोबारा कार्यकाल मतलब दोबारा निर्वाचन जो है 57 हो जाएगा। और 57 की बात करते हैं जब यदि योग्य होगा तब ना दोबारा निर्वाचन होगा। तो अनुच्छेद 58 में योग्यता की बात करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 56 में कार्यकाल हो जाएगा, एक कार्यकाल खत्म हुआ दोबारा कार्यकाल, यानी कि अनुच्छेद 57 दोबारा कार्यकाल। और दोबारा कार्यकाल के लिए तभी आएगा जब वो योग्य होगा। तो योग्यता की बात करें तो 58 हो जाएगा। अनुच्छेद 59 में क्या होगा? दशा, यानी क्या क्या स्थितियां होती है वो अनुच्छेद 59 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ होता है, अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद 61 में क्या हो जाएगा? महाभियोग, जो कि राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है? 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना पड़ता है महाभियोग के लिए, ठीक। ये हो गया क्या अपना 61 तक। और 61 के बाद अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिलती है 72 के तहत। हाँ 72 के तहत जो है क्षमादान की शक्ति मिलती है। क्या हुआ? 161 राज्यपाल, 2 ही व्यक्ति के पास क्षमादान की शक्तियां ही हैं, एक राष्ट्रपति दूसरा राज्यपाल। 61 72 में 89 जोड़ दीजिएगा 161 आएगा, ठीक है। आगे बताइएगा राष्ट्रपति का शपथ जो है कौन दिलाता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इसको शपथ दिलाते हैं। अगर वो नहीं रहे तो हाँ तो ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में जो है उनकी अनुपस्थिति उच्चतम न्यायालय के जो है वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। बताइएगा किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है भारत सरकार की समस्त कार्यवाही, ठीक है, यानी कार्यपालिका कार्रवाई जो है राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 77 का 1 77 के 1 के तहत कहा गया है कि जो है जो समस्त भारत सरकार का समस्त कार्यवाही जो है यानी समस्त कार्यवाही किसके नाम से कही जाएगी? तो राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 77 के 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जैसे कि हो जाए मंत्रियों का जो आवंटन जो होता है, यानी राष्ट्रपति एक से अधिक कार्य जैसे मिलते हैं सुविधा के लिए जो है, यानी भारत सरकार की सुविधा के लिए जो है मंत्री परिषद यानी कार्यों का आवंटन जो होता है वो 77 के 3 के तहत आवंटन होता है। बताइएगा वर्तमान में जो है क्या में राष्ट्रपति हैं? 15वां हो जाएगा ना, 15वां हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू।
प्रधानमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री बोलते, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या में हो जाएंगे? 15वां राष्ट्रपति हो जाएंगे, प्रधानमंत्री दोनों। अब 15वां दोनों हो गया, पहले 14-15 था, ठीक है। हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोल रहे थे दोनों हम क्या बोल रहे, पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों 15-14 का रिलेशन था, अब दोनों 15-15 हो गया है, ठीक है। 15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 15 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बताइएगा इसमें राष्ट्रपति में जो आता है क्रम में 3 राष्ट्रपति स्टार्टिंग का सभी लोग को याद होगा, बोलिए तो नाम। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा की बात करते हैं एस राधाकृष्णन, और तीसरा की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। चौथा जो है बीबी गिरी, और 5वां फखरुद्दीन अली अहमद। छठा की बात करें नीलम संजीव रेड्डी, और 7वां की बात करें ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। 8वां की बात करें आर वेंकट रमन हो जाएगा, और 8वां आर वेंकट रमन। 9वां बताइएगा शंकर दयाल शर्मा, और 9वां फिर हो जाएगा के आर नारायणन। 10वां ठीक है, 10वां के आर नारायण। 11वां हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। 11वां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 12वां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वां इनके बाद प्रणब मुखर्जी ना, प्रणब मुखर्जी। 14वां रामनाथ कोविंद। 15वां, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, याद तो सभी लोग को होगा नहीं, कुछ लोग को याद है हम जानते हैं, लेकिन सभी को याद करना है। इसके लिए क्या हुआ, ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। 3 तो स्टार्टिंग का 3 हम इसलिए एक बार इसलिए बोलवाए हैं ताकि ये पता चले कि हमें पहले से याद नहीं था, ठीक है। 3 का नाम पहले सभी लोग को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी की बात करें तो एस राधाकृष्णन, और तीसरा का बात करें तो डॉक्टर जाकिर, सॉरी एस राधाकृष्णन, सॉरी डॉक्टर जाकिर हुसैन ना, एस राधाकृष्णन फिर जाकिर हुसैन। ये 3 हो गया। अब ये 3 शुरुआत का याद होगा, अंतिम का भी 3 याद होगा सभी लोग को, क्योंकि सभी लोग बढ़िया से उन तीनों लोग को देखे हैं, ठीक है। किनको किनको, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को देखे हैं, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनके बाद की बात करें प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में तो आ गए द्रौपदी मुर्मू। तो 4, 3, 7 तो ऐसे ही आप लोग को याद हो गया, ठीक है। बीच में 8 बचा, इसके लिए एक वर्ड है बीबी फनी ज्ञान झाड़ती रही, और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई, ठीक है। बेबी फनी ज्ञान झाड़ती, ये लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपको। बेबी फनी ज्ञान झाड़ती रही, ठीक है। बेबी फनी ज्ञान झाड़ती रही, फनी ज्ञान झाड़ती रही, और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। वैसा ही फनी बीच में नाम भी आ रहा है, फनी ट्रिक भी है, ठीक है। चलिए अब सभी का एक जो है नाम का एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सा। बीबी से तो बीबी गिरी हो जाएगा, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। फनी में फ से फखरुद्दीन अली अहमद, और नी से नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। यहाँ हो गया फनी। ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे, और ज्ञान झाड़ती रही, झाड़ती में आता है आर, आता है बीच में, रो आता है ना, रॉ से यानी आर वेंकट रमन कर लीजिएगा। झाड़ती में क्या हो जाएगा, आर वेंकट रमन, ठीक है। झाड़ती रही, या नहीं तो अगर मन में आ रहा है तो झाड़ती को साइलेंट कर देंगे, तो रही से आर वेंकट रमन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आर वेंकट रमन के बाद आता है फिर, उसके बाद क्या बताए, और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई, और साइलेंट रहता है। डॉक्टर से पहले कौन आएंगे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर की शादी, तो की से हो जाएगा के आर नारायण की शादी, फिर शादी साइलेंट है, डॉक्टर से हो गई तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद तो सभी लोग को याद ही है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर इनके बाद आए कौन, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद जी के बाद द्रौपदी मुर्मू। याद हो गया होगा सभी लोग को। 1-2 बार पढ़िएगा, अपने आप हो जाएगा। कम से कम ऑप्शन से जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में, या फिर आपको सेट में सीधा सीधा देखने को मिलता होगा 8वें राष्ट्रपति के नाम बताना है कि इसमें से निम्न में से कौन से 8वें राष्ट्रपति थे। कहने का मतलब, तो अगर नहीं याद है तो आप लिख के तो कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1 घंटा बीत गया ना, बहुत जल्दी हो गया 1 घंटा, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है ना, ठीक चल रहा है। क्या हुआ, नहीं ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है
तो सदन के कुल कितने सदस्य का साइन होना चाहिए? बड़ी गलती होने वाला क्वेश्चन है। देखिए पहले लाते हैं तो 1/4, उसका अगर 2/3 विशेष बहुमत से पारित करते हैं। समझ लीजिएगा, ये जो 14 दिन पहले तो है सूचना देना होता है, और उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। पहले सुनिएगा मेरी बात को, 1/4 यानी 1/4 सदस्य का पहले तो साइन होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि 2/3 जो है सदस्यों द्वारा पारित करना पड़ेगा प्रस्ताव को। इस प्रस्ताव को कम से कम जो है 2/3 सदस्य, आप समझ लीजिए ऐसा विधेयक आता है, राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगाने जा रहे हैं और देश का प्रथम नागरिक होता है, तो सभी लोग जल्दी हाँ नहीं बोलेंगे, सहमति नहीं जाहिर करेंगे। आप देखिएगा आपके गांव समाज में कोई एक व्यक्ति दोषी है तो क्या सब लोग सामने आ जाते हैं कि हाँ सही है वो दोषी है? बहुत लोग आगे पीछे सोचते हैं, कहीं अगर हाँ कहीं बाद में यदि अगर उसका बरी हो गया तो फिर हमको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर माना कि महाभियोग अगर लगाया जा रहा है, अगर 2/3 बहुमत बाद में नहीं पूरा रहा है, तो फिर तो जो स्टार्टिंग में जो पास करवाया था वो सबका तो फिर खैर नहीं। ठीक है, तो वही चीज होता है, इसलिए सोचना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में 1/4 सदस्य से जो है साइन होता है, यानी साइन होता है, साइन करने के बाद जो है 2/3 सदस्य जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, और अंतिम में जो है अगर 2/3 सदस्य जो यदि आरोप को सिद्ध कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग को माना जाता है कि महाभियोग हो गया। इसमें 2 ही पॉइंट याद रखना है, 1/4, दूसरा 2/3। 1/4 का साइन होना चाहिए और 2/3 सदस्य से जो है प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये क्लियर कर लीजिएगा। ऑप्शन में बड़ी कंफ्यूजन होता है, कभी 1/3 दिखता है, 1/4, 2/3, इसमें फंस जाते हैं सभी लोग। ठीक है, क्या हुआ? राष्ट्रपति के लिए साइन होता है 1/4। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मामला तो उसमें नहीं है, तो नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे महाभियोग थोड़ी लगता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है, न कि महाभियोग रहता है। इसी तरह से हटाया जाता है प्रस्ताव पारित करके, लेकिन महाभियोग उसको नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अन्य आकस्मिकताओं में जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो होता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 70 के अकॉर्डिंग है कि कोई भी आकस्मिक निधि में जो है राष्ट्रपति का जो कर्तव्य होता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 70 के अकॉर्डिंग। और इसी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है, कोई भी आकस्मिकता है या फिर एकाएक जो है, अगर कहने का मतलब कुछ पैसा की जरूरत है तो संचित निधि से निकालने के ना निकाल के, अगर संचित निधि से निकालने का मतलब क्या है कि संसद से स्वीकृति प्राप्त करना, तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक निधि से जो पैसा निकालते हैं राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार निकालते हैं, लेकिन बाद में चल के जो उस पैसा का हिसाब देना पड़ता है और उतना पैसा फिर से आकस्मिक निधि में जो है रख दिया जाता है। आगे ये सब पूरे डिटेल में जानेंगे हम। तो अभी क्या था कि अन्य आकस्मिक निधि में जो है राष्ट्रपति का कर्तव्य का जो निर्वहन होता है वो अनुच्छेद 70 के अकॉर्डिंग होता है। देखिए राष्ट्रपति का वेतन भत्ता कितना होता है? 5 लाख होता है। ठीक है, 5 लाख होता है। क्या हुआ? हाँ, टैक्स फ्री होता है। ठीक है, और पेंशन ही 1.5 लाख का मंथ मिलता है इसे। और स्टाफ खर्च यानी स्टाफ मेंटेन करने के लिए भी 60,000। अरे बहुत है, लेकिन ठीक है छोड़िए, यहाँ 60,000 की नौकरी नहीं मिल रहा है, आप 60,000 पेंशन ले रहे हैं, अभी स्टाफ खर्चा लीजिएगा। क्या हुआ? हाँ सब कुछ है, पता नहीं क्या करते हैं पैसा, हर चीज उसमें दिखा हुआ है, मेडिकल वगैरह सब कुछ साफ साफ है कि वो सब कुछ फ्री है। ठीक है, वो फोन का बिल जो आता है ना, भले ही रिचार्ज 250 महीना में काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा मिलता होगा उन लोग को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुला सकता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग जो है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 118 के 4 के अकॉर्डिंग अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, आगे बताइएगा, किसी अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। किस अनुच्छेद में? 113 के 3 में कहा गया है कि किसी भी अनुदान का मांग जो है यानी इसकी सिफारिश जो है राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद 113 के 3 के अकॉर्डिंग है। आगे बताइएगा,
राष्ट्रपति को जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत करने का अधिकार था, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 331 हो जाएगा। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय और लोकसभा में जो है, ठीक है, SC/ST की बात करते हैं तो अनुच्छेद 330 में हो जाएगा। देखिए अनुसूचित जाति जनजाति वाला आएगा तो अनुच्छेद 330 और 31 में हो जाएगा लोकसभा में आंग्ल भारतीय और अनुच्छेद 332 में हो जाएगा विधानसभा में SC/ST। पहले वही होगा, 33 में जाएंगे तब जाके आंग्ल भारतीय होगा, यानी दोनों सेम है क्रम में। पहले 30-31 फिर 32-33। पहले 30-31 जो है वो कहा लोकसभा में और फिर विधानसभा में आ जाएगा 32-33 आ जाएगा। ठीक है, क्या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे अनुच्छेद 118 के 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बताइएगा। और संसद सदस्य का जो है विशेषाधिकार जो रहता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? 105 के अकॉर्डिंग होता है। संसद सदस्य के विशेषाधिकार होता है। बताइएगा जो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक है, आर्टिकल 87 के अंतर्गत होता है। ठीक है, वीटो जो है ये कैसा यानी मतलब कैसा शब्द है? वीटो जो है ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है रोकना होता है। और कल एक वर्ड पूछे थे ये कैसा शब्द है, बताते हैं नहीं। मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है मैग्ना कार्टा। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति को जो है कितने प्रकार का वीटो पावर मिलता है? 3 प्रकार का वीटो पावर की बात कर रहे हैं। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक आत्यांतिक वीटो, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है जेबी वीटो, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। पॉकेट मतलब जेबी, वही जेबी वीटो होता है। ये 3 होता है। चलिए इसके आगे कल डिस्कस करें। कल उपराष्ट्रपति से लेके पढ़ लीजिएगा, समझे? उपराष्ट्रपति से आगे पढ़ लीजिएगा, जो कि पेज नंबर कितना है? 221 से हो जाएगा। 221 से लेके 225 तक ही करिएगा, ज्यादा नहीं करते हैं। 225 में हो जाता है। लास्ट में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार तक टॉपिक बता दे रहे हैं। कहां से कहां तक? उपराष्ट्रपति से लेकर लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार तक। ठीक है, पूरा कर दीजिए। हाँ हाँ, लोकसभा पूरा कर लीजिएगा, उसमें पूरा आ जाता है। लोकसभा पूरा कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, यानी पेज नंबर 226 में चला आएगा। टॉपिक 14 तक फिनिश करना है। ठीक है, तो टॉपिक 14 तक फिनिश करना है, यानी टॉपिक नहीं, हाँ इसी में बोल रहे हैं। उपराष्ट्रपति से लेकर टॉपिक 14 तक फिनिश कर लीजिएगा, जिसमें होता क्या है? भारत के महान्यायवादी से ऊपर तक एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि जवाब दीजिएगा और जो है समझ ज्यादा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्या होता है? क्वेश्चन देख लेता है। मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम में फंस जाते हैं। मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम में फंस जाते हैं।